जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम स्टेट लेजिस्लेचर ये देखने वाले हैं जो कि चैप्टर 33 है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ये किताब का। इस वीडियो को प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। तो आइए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्वेरीज मैसेज कर सकते हो, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अब एक छोटी सी मतलब क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि मैं 15-15 मिनट के थोड़े ज़्यादा पार्ट्स बनाऊं या फिर कम पार्ट्स बनाऊं, ज़्यादा देर के, मतलब हाफ आवर के या 45 मिनट्स के वीडियो। तो आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 15 मिनट्स के ज़्यादा वीडियो या फिर 30 या 45 मिनट्स के जो बड़े वीडियोज़ होते हैं वो कम पार्ट्स बनेंगे लेकिन लेंथ ज़्यादा रहेगी, तो बोर भी नहीं होना चाहिए और पूरा आपको कंसंट्रेशन भी लगना चाहिए और रिवीजन भी अच्छे से होना चाहिए, पढ़ाई भी अच्छे से होना चाहिए। तो उस तरीके से आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या आपको सूट करता है, क्या आपको बेनिफिशियल लगता है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव ऑर्गन, यहाँ पर हम देखते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है, अब ये देखिए पूरा का पूरा जो है पूरा डिक्टो यहाँ पर जो सेंटर था उसी तरीके से यहाँ पर चलेगा। तो उसी तरीके से आपको देखना है। आपका मतलब जो सेंटर का पार्लियामेंट हमने लिया था उसमें काफ़ी वक्त हमने वहाँ पर बिताया था, तो 2-3 जो स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी शिकायत भी हुई थी कि इतना सारा वक्त हम पार्लियामेंट में बिता रहे हैं। लेकिन अगर आपने वो वीडियोस देख लिए तो आपको आपकी जो 4 बार आप रिवीजन करोगे पार्लियामेंट का वो आपकी बच जाएगी। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताने से, थोड़ा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने से आपका ही फ़ायदा होने वाला है उसमें। और वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव हम पढ़ेंगे उसमें आपका काफ़ी वक्त जो है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लेजिस्लेटिव ऑर्गन देखते हैं। प्री इमिनेंट और सेंट्रल पोजीशन है इसकी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट में, जो कि सेम हमने पार्लियामेंट जो था उसमें हमने सेंटर में प्री इमिनेंट और सेंट्रल पोजीशन देखी थी। अब यहाँ पर आर्टिकल 168 से लेकर तो 212 तक ये डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर हम फटाफट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। तो लेजिस्लेचर जो है हमारे भारत का, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। जो पार्लियामेंट थी, थोड़ा हम कंपेरेटिवली देखते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो 3 पार्ट्स कौन से थे? तो वहाँ पर था लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये 3 लोग थे। यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है इसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट इसमें कौन से हैं? तो गवर्नर आते हैं, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली आती है। तो यहाँ पर ये 3 आते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी अपर हाउस लोअर हाउस होता है। जैसे वहाँ पर राज्यसभा जो है वो अपर हाउस था, लोकसभा जो है वो लोअर हाउस था। तो यहाँ पर भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अपर हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली है ये लोअर हाउस है। अब अगर आप रफली देखोगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब हम राज्यसभा जैसा देख सकते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हम लोकसभा जैसा देख सकते हैं। फंक्शनिंग वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि फंक्शनिंग थोड़े बहुत अलग है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन अगर हम रफली देखें तो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। आप कंपेयर कर सकते हो गवर्नर प्रेसिडेंट से, लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा से और लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा से। इसलिए यहाँ पर अपर हाउस और यहाँ पर लोअर हाउस। अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अगर आप देखोगे तो सिर्फ 8 स्टेट्स में हमें देखने को मिलती है, सिर्फ 8 स्टेट में। अब वो अगर आपको याद रखना है तो उसकी भी एक ट्रिक है, वो ये है तू भी मजा कर। काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको बताया है, सेपरेटली इसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाया है। तो टी यानी कि तेलंगाना, यू यानी कि उत्तर प्रदेश, बी यानी कि बिहार, एम यानी कि महाराष्ट्र, जे यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, ए यानी कि आंध्र प्रदेश और के आर मतलब कर्नाटका। तो इस तरीके से ये जो स्टेट्स है इसमें ही सिर्फ बाइकैमरलिज्म है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों वहाँ पर है, नहीं तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है बाकी स्टेट्स में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया जो है 3 पार्ट्स में है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अपर हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लोअर हाउस है। अब यहाँ पर मेन पार्ट ये आता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये क्रिएट भी किया जा सकता है, एबॉलिश भी किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो? राज्यसभा में तो ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा जो है वो तो परमानेंट है, वो क्रिएट या एबॉलिश नहीं हो सकता है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्रिएट भी किया जा सकता है, एबॉलिश भी किया जा सकता है। अब इतनी पावर किसके पास आ गई कि क्रिएट भी कर सकेंगे, एबॉलिश भी कर सकेंगे? मतलब महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, बराबर है, तो एबॉलिश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है उनके पास ये राइट है कि पार्लियामेंट जो है वो एबॉलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल या उसे क्रिएट भी कर सकती है। अगर यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ऑफ द कंसर्न स्टेट पासेस द रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। मतलब यहाँ पर मोदी जी बोल रहे हैं मित्रों मैं स्टेट में भी आ गया। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस स्टेट की, मतलब अगर हम देखा जाए तो गुजरात जो है वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो अब लेजिस्लेटिव
असेंबली जो है गुजरात की, अगर उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया कि हमें यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो वहाँ पर पार्लियामेंट जो है उनके पास राइट होता है कि वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब फाइनल अथॉरिटी किसकी है? तो पार्लियामेंट की है। फाइनल अथॉरिटी किसकी है? तो मोदी जी की है। लेकिन उनको भी परमिशन किसकी लगेगी? परमिशन बोलने के बजाय उनको एक रिजोल्यूशन किसका लगेगा? तो वहाँ की कंसर्न्ड स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का लगेगा। अब ये जो रिजोल्यूशन है किस तरीके का होना चाहिए, मतलब मेजोरिटी किस तरीके की होना चाहिए? तो मेजोरिटी जो है यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। स्पेशल मेजोरिटी कहाँ लगेगी? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में लगेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। स्पेशल मेजोरिटी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। स्पेशल मेजोरिटी लगेगी लेजिस्लेटिव असेंबली की कंसर्न स्टेट एबोलिश करने के लिए या फिर उसे हटाने के लिए भी। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर उसे हटाना है, अगर उसे एबोलिश करना है, तो महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा वो बिल। उसके बाद जो पार्लियामेंट है उनके पास ये बिल जाएगा। अब ये जो है ये चीज़, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहलाएगा क्या? जो आर्टिकल 368 है उसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहलाएगा क्या? तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहलाएगा ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये एक ऑर्डिनरी बिल रहेगा जो कि पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा। अब पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें स्पेशल मेजोरिटी लगती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको प्रीलिम्स में काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल। अब काउंसिल जो है उसका टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल स्ट्रेंथ होती है, बराबर है। अब वहाँ पर जितनी असेंबली की स्ट्रेंथ रहेगी उसकी 1/3 ऑफ टोटल असेंबली की जितनी स्ट्रेंथ रहेगी उतना स्ट्रेंथ काउंसिल की रहनी चाहिए। अब मिनिमम जो है मिनिमम 40 तो यहाँ पर रहना ही चाहिए। अब यहाँ जो है काउंसिल, इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं? तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा में अगर आप देखोगे तो राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, बराबर है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी वो तो पार्लियामेंट फिक्स कर सकती है। तो ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फंसा सकता है। एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन फिक्स करेगा? तो पार्लियामेंट फिक्स करेगी। उसके बाद यहाँ पर अब किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो आते हैं, तो यहाँ पर है कि 1/3 जो मेंबर है वो लोकल बॉडीज इन द स्टेट लाइक म्यूनसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यहाँ से आती है। उसके बाद 1/3 जो है द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंग्स द मेंबर हु आर नॉट मेंबर ऑफ द असेंबली। मतलब देखिए, आपको अगर ये चीज़ याद रखनी है तो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम पूरा देख लेते हैं, उसके बाद आपको याद कैसे रखना है वो बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 1/12 जो है वो ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर्स स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट्स। 1/12 जो है वो टीचर्स ऑफ 3 ईयर्स स्टैंडिंग इन द स्टेट, नॉट लोअर इन द स्टैंडर्ड दैन सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल से लोअर नहीं रहना चाहिए, तो प्रीलिम्स में फंसा सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल के भी रहेंगे करके। उसके बाद 1/6 जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द गवर्नर फ्रॉम द पर्सन स्पेशल नॉलेज जिनका रहेगा इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल सर्विस। तो अब ये चीज़ हमें ध्यान में कैसे रखनी है? तो देखिए 1/3, ठीक है, 1/3 मतलब अच्छा खासा एक अमाउंट है। 1/3 जो है वो जो इम्पोर्टेंट जगह रहेगी जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जहाँ डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, तो वहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर म्यूनसिपालिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बराबर है, तो ये इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हो गई। तो यहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ के 1/3 रहेंगे, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 1/3। तो आप ये एक मतलब एक चीज़ जो होती है ना, की पॉइंट पकड़ लीजिए। लेजिस्लेटिव असेंबली और जो म्यूनसिपालिटीज़ है, लोकल बॉडीज़, यहाँ से 1/3 रहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह है। उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट जगह है, जो हमारे देश में सबसे कम दर्जा जिसको दिया जाता है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन में जो 2 चीज़ें हैं, मतलब ग्रेजुएट्स 3 ईयर्स रिसाइडिंग विद इन द स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसाइडिंग विद इन द स्टेट्स। और जो टीचर्स हैं स्टैंडिंग, मतलब एक की पॉइंट जो आपको पकड़ने लगा रहा हूँ, तो उसके 1/12 रहेंगे जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट दिया जाता है। उसके बाद गवर्नर का 1/6 तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, क्योंकि मैथ्स द पेयर में पूछ सकते हैं कि 1/3 किसको दिया हुआ है, 1/6 किस किस को दिया हुआ है, 1/12 किस किस को दिया हुआ है। तो मैथ्स द पेयर में पूछ सकते हैं, MPSC में पूछा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, प्रेसिडेंट चैप्टर में मैंने आपको पूरा एक वीडियो उस पर बनाया है, तो सेपरेटली अच्छे समझाया मैंने आपको। उसके बाद यहाँ पर द बोनाफाइड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नर्स नॉमिनेशन, जो भी गवर्नर नॉमिनेट करते हैं वो चैलेंज नहीं किए जा सकते किसी भी कोर्ट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ असेंबली। असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ जो है 500 रहेगी, ऐसी फिक्स की हुई है, और मिनिमम जो है वो 60 रहेगी। उसके बाद मिनिमम जो है हर स्टेट के लिए सेम नहीं है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा मिनिमम जो है वो 30, उसके बाद मिजोरम, नागालैंड तो 40 और 46 रिस्पेक्टिवली ऐसा रखा गया है। तो ये चीज़ें इतनी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 500, ये आपको ध्यान में रखना है। पूछ सकते हैं जो भी स्टेट PSCs होती है उसमें यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड होता है,
जैसे कि लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड, यहाँ पर भी असेंबली में भी डायरेक्टली इलेक्टेड। उसके बाद यहाँ पर सम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन सिक्किम एंड नागालैंड आर ऑल्सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली। मतलब इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सभी इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड ही होते हैं, ओनली आ गया, तो मतलब यहाँ पर गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्किम और नागालैंड हम देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करता है 1 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। 10 सालों के लिए प्रोविजन था, वो आगे एक्सटेंड होता जा रहा है, जैसे कि सेम लोकसभा में भी है। 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के वहाँ पर नॉमिनेट करते हैं हमारा प्रेसिडेंट जो है वो। यहाँ पर जो है गवर्नर एक ही मेंबर जो है नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली, हेंस डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं यहाँ पर, तो इसलिए डायरेक्ट इलेक्शंस अगर होते हैं तो इसलिए उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बराबर है, क्योंकि पूरे स्टेट में से एक ही आदमी तो खड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करके रख देंगे। तो अब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरीके से होता है कि ईच स्टेट, हर एक स्टेट जो है इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज सच दैट रेशियो बिटवीन देयर पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स इज सेम थ्रू आउट द स्टेट। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू भी समझाऊंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सेम स्टेट। मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। अब किस तरीके से रहना चाहिए, तो यहाँ पर से हम समझते हैं, टेरिटरी रिप्रेजेंटेशन है, महाराष्ट्र का मैप है, तो यहाँ पर से हम समझते हैं कि यहाँ पर देखिए आप 12th जो यहाँ पर, अब ये देखिए 1 2 3 4 जितना भी आपको दिख रहा है सब कुछ, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है। महाराष्ट्र में ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की हुई है। अब यहाँ पर 12th नंबर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर पॉपुलेशन अगर 100 है तो यहाँ पर 1 सीट अलॉट की हुई है, ठीक है। मतलब अगर हमने रेशियो देख लिया पॉपुलेशन और सीट का, तो कितना है, 100 के ऊपर 1 है, बराबर है। मतलब रेशियो हमें पता चल गया है, जो हमें यहाँ पर देखा था हमने कि ईच स्टेट जो है वो डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी सच दैट रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ सीट्स इज सेम। मतलब यहाँ पर कितनी है, तो 100 के ऊपर 1 सीट है। अब यहाँ पर 11 नंबर की जो है वहाँ पर जितनी पॉपुलेशन रहेगी तो रेशियो जो है 100:1 ही रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर 500 पॉपुलेशन है तो सीट कितनी रहेगी, 5। तब यहाँ पर अगर इसका रेशियो हमने निकाला तो कितना आ जाएगा, 100:1, बराबर है। उसके बाद अगर 800 सीट है, 7 नंबर के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें अगर 800 पॉपुलेशन है तो कितनी सीट रहेगी, 8। मतलब कितना हो गया, 100:1। समझ रहे हो आप। मतलब इस तरीके का हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इस जो रेशियो रहेगा पॉपुलेशन और सीट का वो सेम रहेगा थ्रू आउट द स्टेट, ये यहाँ पर बोला गया है, ताकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वल जाए। उसके बाद आगे जाते हैं हम, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। अभी हर एक सेंसस के बाद आपको रीएडजस्टमेंट जो है वो करना ही पड़ेगा। आफ्टर एवरी सेंसस रीएडजस्टमेंट हैज टू बी मेड इन टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट, डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पर आपको हर एक सेंसस के बाद आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हर एक सेंसस के बाद हुए हैं क्या, तो इस तरीके से क्या है, 2011 का सेंसस पकड़ना पड़ेगा हमें, लेकिन 2011 का सेंसस हम पकड़ते हैं क्या, तो नहीं, हम 2001 का सेंसस पकड़ते हैं। अब क्यों पकड़ते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड मैनर। पार्लियामेंट यहाँ पर डिटरमाइन करने वाला है, जो सेंटर था उसमें पार्लियामेंट डिटरमाइन करता था। उसके बाद पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है निकाला है 1952, 62, 72, 2002, तो ये सब निकाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ था, इनकरेज करना था उन्हें पॉपुलेशन लिमिटेशन मेजर्स, ताकि पॉपुलेशन जो है ज़्यादा इंक्रीज ना हो, उसके लिमिटेशंस मेजर्स यहाँ पर करना था। इसलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 का, उन्होंने फ्रोज कर दिया था एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव, मतलब लोकसभा भी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी, टिल 2000, एक्सटेंडेड अनदर 25 ईयर्स बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2001। तो इस तरीके से क्या किया था उन्होंने, लिमिट करना था उन्हें, इसलिए लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली सब जगह पर जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है वो उन्होंने फ्रोज कर दिए थे। अब यहाँ पर 84th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1991 के सेंसस के बेसिस पर यहाँ पर एलोकेशन किया जाता था। मतलब यहाँ पर जो हमने पॉपुलेशन देखा है कि पॉपुलेशन और सीट्स का रेशियो जो है वो प्रपोर्शन में रहना चाहिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो उसमें जो पॉपुलेशन हमने पकड़ी थी, 100 पकड़ी थी, 500, 800, तो वो जो पॉपुलेशन थी वो कौन से सेंसस के बेसिस पर थी, तो 1991 के सेंसस के बेसिस पर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। लेकिन 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 का, उसमें 2001 का जो सेंसस है वो यहाँ पर लागू कर दिया गया। मतलब अब 2001 का जो सेंसस है वो लिया जाता है। एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप काफ़ी सालों के बाद ये वीडियो देखते हो, क्योंकि ये वीडियो तो चेंज होने वाला है नहीं, सेम रहने वाला है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान वही रहने वाला है।
तो इसलिए आप जब भी यूपीएससी के एग्ज़ाम दोगे आपको ये काम ही आने वाला है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ काउंसिल देखते हैं हम। ड्यूरेशन ऑफ काउंसिल क्या होता है? तो यहाँ पर ड्यूरेशन काउंसिल जो है, जैसे कि राज्यसभा परमानेंट बॉडी थी, तो काउंसिल भी एक परमानेंट बॉडी है। यहाँ पर 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं हर 2 साल में, जैसे कि राज्यसभा में भी 1/3 मेंबर रिटायर होते थे हर 2 साल में। उसके बाद सीट्स फील्ड अप अ फ्रेश इलेक्शन। उसके बाद एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, और नॉमिनेट भी अगर री नॉमिनेशन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो ये सेम चीज़ जो है हमें राज्यसभा में भी देखने को मिलता है, उसकी रेप्लिका हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं हम असेंबली पर। हमने काउंसिल के बारे में पूरा देख लिया है, अब हम आते हैं असेंबली पर। तो असेंबली जो है वो एक टेम्प्ररी बॉडी है, बराबर है। उसके बाद ये टर्म जो होता है इसका 5 साल का होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग जब होगी तब 5 साल तक रहेगा वो। कैन बी डिजॉल्व बिफोर एंड कैन बी एक्सटेंडेड। एक्सटेंड कब होता है? इमरजेंसी वगैरह जब होती है, या फिर डिज़ोल्व कब होता है? जब उनकी मेजोरिटी ख़त्म हो गई हो तो उस टाइम पे डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये भी हमें रेप्लिका देखने को मिलती है लोग। तो बाकी पार्ट कवर करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे आपको छोटे लेंथ के वीडियोस पसंद आएंगे या फिर बड़े लेंथ का वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।